हेलो स्टूडेंट, हमारा 10 चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन वाला। उसका हम आगे का पेज नंबर 100 पर डिस्कस करते हैं। आगे का क्या है हेडिंग? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की यहाँ पर क्रियाविधि दी हुई है, मैकेनिज्म किस प्रकार से ब्रीथिंग होती है। ठीक है। वी ब्रीथ ऑल द टाइम्स इवन व्हेन वी आर अस्लीप और नॉट डूइंग एन एक्टिविटी। यानी कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं या हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, जैसे सो रहे हो, तब भी क्या होती है, ब्रीथिंग चलती रहती है हमारी। वाइल एक्सरसाइजिंग आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक। सो द ब्रीथिंग गेट फास्टर। इसी वजह से क्या होती है, हमारे इसीलिए जो ब्रीथिंग होती है वो तेज हो जाती है। ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम एट द बेस ऑफ लंग्स। यानी ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड, ब्रीथिंग कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब केज एंड डायफ्राम। डायफ्राम और रिब केज के बीच में जो मसल्स होती हैं उसके द्वारा क्या होती है, ये कंट्रोल की जाती है। एट द बेस ऑफ लंग्स। ठीक। किसके बेस पर है? लंग्स के बेस पर। ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन तो समझ गए होंगे आप। इनहेलेशन होता है ब्रीथिंग इन करना और एक्सहेलेशन ब्रीथिंग आउट। यानी कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो वो इनहेलेशन कहलाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो उसको वो क्या कहलाएगा? एक्सहेलेशन कहलाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। यानी क्या कह रहा है कि जब हम ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, द रिब मूव अप। और रिब जो होती है हमारी क्या होती है? मूव अप एंड आउटवर्ड वाइल द डायफ्राम मूव्स डाउन। हमारी जो रिब होती है वो आगे की तरफ आ जाती है। आपने कभी भी ये करके देखिएगा, जब आप सांस ले, आप हाथ रखिएगा अपने चेस्ट पर और सांस अंदर इनहेल करके देखिएगा, तो आपके जो रिब है वो आप आगे की तरफ आ जाएगी और डायफ्राम क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन। ठीक। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाएगा। एंड दस रिड्यूसेस प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी। और उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर अंदर एंटर करेगी। द एयर आउटसाइड द नोस्ट्रिल्स विच इज एट द हायर प्रेशर दस rushes into the lungs and the lungs get filled with air। यानी कह रहा है कि बाहर का जो प्रेशर होगा उससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो एयर आई अंदर लंग्स में क्या हो जाएगी? भर जाएगी। जो बाहर की अगर प्रेशर कम हो जाएगा और हमारे चेस्ट फूल जाएगा, जिससे कि स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर एयर क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन की प्रोसेस आई, द रिब मूव डाउन। जब हम एक्सहेल करेंगे यानी सांस बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिब होगा वो डाउन चला जाएगा, इनवर्ट, वाइल द डायफ्राम। और डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा, फॉर्मर पोजीशन, यानी जिस जो पोजीशन उसकी थी उसी पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएगा। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड दस इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ये क्या करेगा? दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम एक्सहेल करेंगे हमारा जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी में जो प्रेशर था वो फिर से बढ़ जाएगा। दिस पुशेज एंड एयर आउट ऑफ द लंग्स। यानी क्या करेगा, ये पुश करेगा और एयर को जब प्रेशर बढ़ेगा तो एयर को हमारे क्या कर देगा? आउट कर देगा, जो एक्सहेल करेंगे जो हम एयर को। दिस पुशेज द एयर आउट द लंग्स। दिस ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी इजिली फेल्ट इन आवर बॉडी। ये हम अपने बॉडी के अंदर आराम से देख भी सकते हैं आप लोग, जो जिस तरीके से मैंने बताया। टेक अ डीप ब्रीथ वाइल कीपिंग योर पाम ऑन द एब्डोमेन। यू कैन इजी फील मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट कैविटी। यानी मैंने जो बताया, जिस तरीके से आप हाथ रखकर अपने चेस्ट पर और एब्डोमेन पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने सांस अंदर ली, इंक्रीज हो रहा है हमारा चेस्ट कैविटी और प्रेशर कम हो रहा है। ठीक। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा और चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा? चेस्ट कैविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि हम एक्सहेल कर पाएंगे। नेक्स्ट आया हमारा ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग के बारे में और यहाँ पर ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है देखिए, वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। यानी वन ब्रीथ क्या होगी, हमारे एक ब्रीथ अगर कहा जाए, एक ब्रीथ कौन सी होगी? एक ब्रीथ होगी एक इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। यानी कि अगर एक बार हम सांस अंदर लें, एक बार सांस बाहर छोड़ें, तो वह वन ब्रीथ में काउंट होगी। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्सन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इज 1 मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। यानी कि अगर 1 मिनट में अगर हम काउंट करें इसको कि कितना ब्रीथिंग हो गई हमारी, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा हमारा ब्रीथिंग रेट। ठीक। एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग द रेस्ट
इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। यानी कि अगर एवरेज देखा जाए, कि आप अभी कभी करके देखिएगा, अगर एवरेज देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 15 से 18 बार होना चाहिए। यानी एक ब्रीथिंग जो है हमारे 15 से 18 बार होनी चाहिए 1 मिनट में। ब्रीथिंग रेट इज इन अ चाइल्ड इज हायर देन इन एडल्ट। यानी कि जो चाइल्ड होते हैं उनको अपना इतना पता नहीं होता है, इतना किस तरीके से सांस लेनी, किस तरीके से सांस छोड़नी, ठीक है, उनको कंट्रोल इतना अच्छे से नहीं होता है जितना एडल्ट को होता है। तो उनका ब्रीथिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, 20-25 पर मिनट होता है उनका, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट आया सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपको बता भी चुका हूँ वैसे सेलुलर रेस्पिरेशन की, फिर से पढ़ लीजिए। ब्लड टेक्स ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड टेक ऑक्सीजन, ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन को टेक करता है टू द सेल्स, कहाँ पर, सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की सेल्स तक लेकर जाता है पूरी ऑक्सीजन को। ब्लड हैज अ सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो मैंने आपको बताया था, विच बाइंड्स इटसेल्फ विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इट इज इन दिस फॉर्म दैट ऑक्सीजन इज कैरीड थ्रू द ब्लड। यानी कि इट इज इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में क्या है, दैट ऑक्सीजन इज कैरीड थ्रू द ब्लड। इस प्रकार से क्या हो, ब्लड किस में कैरी होती है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी होती है हीमोग्लोबिन में मिलकर, ठीक। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन द सेल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए हमारे क्या बोलते हैं उसको, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल्स इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी गिवन आउट। जिस तरीके से मैंने बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज के साथ में मिलेगा ऑक्सीजन, रिएक्शन करेगा और हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड टू द लंग्स थ्रू द ब्लड फॉर एक्सहेलेशन। और ये हमारी क्या हो जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो हमारे कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, जिससे कि हम ब्रीथ आउट कर सकें। इसका डिफरेंस ये हुआ, ये मैंने आपको लिखवाया भी डिफरेंस, आई थिंक देख लीजिएगा इसको, डिफरेंस को, जो मैंने सब कुछ बताया वही सब कुछ है इसके अंदर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेशन का टाइप्स। वैसे जो रेस्पिरेशन होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखिए, डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑक्सीजन इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉट रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप। ब्रीथिंग के रेट पर हमने 2 प्रकार का बताया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में, तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये किस में पाया जाता है, ये बोल सकते हैं हम कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, ठीक है। इट इज कैरीड आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे ज्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। Here food is form of glucose is completely oxidized leading to release the carbon dioxide, water and large amount of energy। यानी here क्या, food is the form of glucose, यानी food जो होता है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में आता है और completely oxidized होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और उसमें से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो आप इस रिएक्शन के द्वारा देख लेंगे। द केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, 6O2 ऑक्सीजन, जो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ी भी थी पीछे, ठीक है। इसकी ये देखेंगे यहाँ पर क्या हो रही है, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और क्या रिलीज हो रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपके नेक्स्ट पेज पर है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक। यानी कि जो रेस्पिरेशन किसकी अब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वो एरोबिक, और अब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। In this process, the sugar breaks down into carbon dioxide and alcohol with the production of energy। क्या कह रहा है कि in this process, इस प्रोसेस में sugar breaks down, sugar क्या होती है, ब्रेक होती है into carbon dioxide, किसमें, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, with the production of energy which is much less than compared to aerobic respiration। ये कैसा होता है, बहुत लेस होता है, मतलब बहुत कम होता है,
यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतनी अवेलेबल हो नहीं पाती है हमें ऑक्सीजन, जिससे कि फिर हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत टेम्परेरी, बहुत कम टाइम के लिए होता है। द केमिकल इक्वेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसकी जो देखिए क्या बनना है, शुगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वहां पर क्या था, शुगर के साथ में क्या थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। फिर क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई ये आपको। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।